नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट द्वितीय ऑनर्स के पंचम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देखेंगे कि राष्ट्रीय सभा और उसके कार्य। वर्क ऑफ नेशनल असेंबली। फ्रांस की राज्य क्रांति के इतिहास में राष्ट्रीय सभा का गठन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने न केवल एक तंत्र को उखाड़ फेंका, अपितु विशेषाधिकार युक्त कुलीनों और पादरियों के भाग्य को भी सदैव के लिए अस्त कर दिया। 23 जून 1789 को स्टेट्स जनरल द्वारा इसकी स्थापना के बाद 27 जून 1789 में राजा ने इसे स्वीकृति प्रदान की। राष्ट्रीय सभा की कठिनाइयाँ। राजा की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय सभा के सामने निम्नलिखित दो प्रमुख समस्याएं थी। पहला, स्मृति पत्रों की शिकायत पर विचार करना और दूसरा, टेनिस कोर्ट की शपथ के अनुरूप देश के लिए संविधान तैयार करना। राष्ट्रीय सभा के कुछ कार्य भी थे जिनमें सामाजिक समानता हेतु कार्य, सामंतवाद का अंत, मानवाधिकारों की घोषणा और चर्च की संपत्ति का अंत, मठों का अंत, पादरियों के लिए एक अलग अलग तरीके के संविधान का निर्माण करना, स्थानीय शासन में सुधार करना और नवीन संविधान का निर्माण करना। राष्ट्रीय सभा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य नवीन संविधान का निर्माण करना था। 2 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद 1791 में नवीन संविधान का निर्माण संभव हुआ। इसका यूरोप के इतिहास में अत्यधिक महत्व था क्योंकि इससे पूर्व यूरोप में कोई लिखित संविधान नहीं था। इसके बाद फ्रांस में अनेक संविधान बनाए गए, परंतु सब 1791 के इस संविधान से प्रभावित थे। राजा के अधिकार। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था की समाप्ति के बाद राजा की निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्ति का भी अंत हो गया। उसे संवैधानिक सम्राट स्वीकार किया गया, उसे कार्यपालिका का अध्यक्ष माना गया और अपने मंत्रियों की नियुक्ति करने और दोषी तथा अपराधी होने पर उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी प्रदान किया। एक सदनात्मक राष्ट्रीय सभा। नए संविधान के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की गई, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 750 थी। इनका चुनाव केवल 2 वर्ष के लिए होता था, जो बहुत बड़ा दोष था। कोई भी व्यवस्थापिका अपने दीर्घकालिक कार्यक्रम को 2 वर्ष में पूर्ण नहीं कर सकती थी। जो व्यक्ति एक बार व्यवस्थापिका के सदस्य बन जाते थे, वे दूसरी बार इसके सदस्य नहीं बन सकते थे। परिणामतः निरंतर अनुभवहीन व्यक्ति व्यवस्थापिका में आते रहते थे। सक्रिय नागरिक वह थे जो कर देते थे। इनकी भी अनेक श्रेणियां थी। ये नागरिक जो 3 दिन के श्रम के बराबर कर देते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था। वे डेलीगेट चुनते थे। निर्वाचित डेलीगेट असेंबली के लिए अपने डिप्टी का चुनाव करते थे। केवल वही व्यक्ति डेलीगेट के चुनाव में खड़े हो सकते थे जो 10 दिन की आय के बराबर कर देते थे। बड़ी बात यह थी कि जो भूमि का स्वामी हो और 54 फ्रैंक कर के रूप में देता हो। इस निर्वाचन पद्धति की आलोचना करते हुए एक सदस्य ने कहा कि यदि ये आज रूसो जीवित होता तो फ्रांस की इस नवीन व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सभा के कार्यों में कुछ दोष भी थे। पहला दोष यह था कि मानव अधिकारों की घोषणा अत्यंत अव्यवहारिक थी। बहुत से घोषित अधिकार जनसाधारण को प्रदान नहीं किए जा सके। दूसरा है, नागरिकों को सक्रिय एवं निष्क्रिय 2 भागों में विभाजित करना अनुचित था। इससे अनेक नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित हो गए। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। राजा के मंत्री व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। राजा को सभा भंग करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के सहायक नहीं थी, परंतु एक दूसरे की विरोधी थी। चौथा है, संपूर्ण फ्रांस में 83 विभागों में बटा हुआ था, किंतु उनमें आपसी संबंध बनाए रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया। 5वां है, चुनाव के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना अनुचित था। वे निर्भीक होकर न्याय नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय सभा ने भीड़ तंत्र को प्रोत्साहन दिया। ये अत्यंत ही खतरनाक सिद्ध हुआ। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को इस प्रकार लागू किया गया
कि स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को ढीला बना दिया गया। राष्ट्रीय सभा में मध्यम वर्ग की भलाई के लिए कुछ कार्य अवश्य किए, किंतु जनसाधारण के हितार्थ कुछ भी नहीं किया। राष्ट्रीय शिक्षा ने विकास को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। अपने कार्यों के द्वारा राष्ट्रीय सभा ने सभी वर्गों को अप्रसन्न कर दिया। राष्ट्र के लिए एक नया संविधान निर्माण करने के बाद 30 सितंबर 1791 को राष्ट्रीय सभा ने आत्मस्थगनकारी आदेश पारित किया और अपने आप को भंग कर दिया। संविधान व्यवस्थापिका की जो सत्ता थी, उसके व्यवस्थापिका सभा के महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे कि ये निश्चय किया गया कि सभी पादरी निश्चित रूप से पादरियों के संविधान के प्रति शपथ ले। ऐसा न करने पर उन्हें देशद्रोही समझा जाएगा, उनकी पेंशन समाप्त कर दी जाएगी। सभी प्रवासी निश्चित अवधि में फ्रांस वापस आ जाएं, अन्यथा उन्हें देश से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। पेरिस के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 20,000 सैनिक नियुक्त किए जाएंगे। प्रारंभ में राजा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया, किंतु बाद में इन प्रस्तावों को भी स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य इसी समय युद्ध भी हुआ और इस युद्ध के जो परिणाम हुए वे भी बहुत ही घातक और यूँ कहना चाहिए दोषपूर्ण थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य युद्ध का कारण था कि राजा और रानी का अनुत्तरदायी व्यवहार, ऑस्ट्रिया के सम्राट लियोपोल्ड की भीरू प्रवृत्ति। इतिहासकार फिशर के अनुसार प्रवासी अमीरों ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मध्य युद्ध को अनिवार्य बना दिया। फ्रांस की जनता की प्रवृत्ति युद्ध के अनुकूल थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के रक्तिम स्वरूप को देख यूरोप के राजाओं ने अपना समर्थन वापस ले लिया। विदेश मंत्री के पद पर दूसरे की नियुक्ति युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। इस युद्ध के कुछ परिणाम भी निकले। इस युद्ध में फ्रांस ने निरंकुश शासन को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। इस युद्ध के कारण फ्रांस में राजा की स्थिति राष्ट्रीय कन्वेंशन के बंदी मात्र रह गई। फ्रांस में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी गई और राजा के महल पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया। इसी समय ऑस्ट्रिया और प्रशा की सामूहिक सेना के कमांडर ब्रेंजोविक ने घोषणा की कि फ्रांसवासी राजा को तुरंत मुक्त कर दे। यदि राज परिवार के किसी भी सदस्य का अपमान किया गया तो पेरिस नगर को इसका दंड भुगतना पड़ा। पेरिस की जनता इस घोषणा से उत्तेजित हो गई। राजा और रानी को इस घोषणा के लिए उत्तरदायी माना जाने लगा। राजा के महल पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाकर टेम्पल के दुर्ग में रख दिया गया। इस प्रकार संवैधानिक राजतंत्र का अंत हो गया और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस तिथि से विश्व के इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ और यह तिथि थी 20 अगस्त 1702 की दूसरे ऑस्ट्रिया की सेना ने को पराजित करके नवंबर में बेल्जियम पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात फ्रांस ने नीस और सेवाई पर भी अधिकार कर लिया। राइन और मीस के प्रदेशों पर भी फ्रांस के सेनापतियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 1792-93 की शीत ऋतु के अंत में सभी मोर्चों पर फ्रेंच सेनाएं विजयी हो चुकी थी, जिसने फ्रांस की शक्ति और सम्मान बढ़ा। नेशनल कन्वेंशन इन विजयों से अत्यंत प्रसन्न हुई और फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। अब हम ये देखते हैं बाल्मी युद्ध के क्या परिणाम हुए। विद्यार्थियों, इस युद्ध के कारण पेरिस की बिगड़ती हुई स्थिति में सुधार हुआ। दूसरा, फ्रांस के क्रांतिकारियों को बाल्मी विजय से प्रोत्साहन और प्रेरणा मिला। तीसरा है, फ्रांस की सेना ने अपने खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त किया और इस विजय के बाद अनेक युद्धों में विजयश्री प्राप्त की। चौथा है, नीस, सेवाय और राइन प्रदेशों की विजय के कारण फ्रांस की सेनाओं में वृद्धि हुई। विद्यार्थियों, इस पूरे जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में हमें राष्ट्रीय सभा के कार्यों का वर्णन और उसके दोषों पर प्रकाश डालने के संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। इति नमस्कार।